अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। में हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे और आगाज़ करेंगे उस टॉपिक से जो कि सबसे अहम खबर है कश्ती हादसे के हवाले से। यूनान में बुध के रोज़ यानी कि 14 जून को कश्ती का हादसा जो पेश आया उसके हवाले से अगर इन डिटेल हम देखें तो कश्ती डूबने से 78 अफराद हलाक जबकि 104 को बताया गया है कि बचा लिया गया है। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 750 अफराद सवार थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कश्ती हादसे के हवाले से भी ये कहा गया है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी का आगाज़ भी कर लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं जो कि काबिल अफसोस हैं। अगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उनका ये कहना है कि यह सिलसिला 70 की दहाई से शुरू हुआ जब लोगों ने रोज़गार के लिए बाहर जाना शुरू किया। इस अमल के साथ ही गैर कानूनी काम का सिलसिला भी शुरू हुआ। उनका मज़ीद कहना था कि बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता इसलिए वो बाहर जाने पर मजबूर होते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि अगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलता इसलिए वो बाहर का रुख करते हैं और बाहर जाने के लिए वो इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो जाते हैं, गैर कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, डंकी के ज़रिए बाहर जाना, यकीनन ये काबिल अफसोस है। अब सोचने की बात तो ये है कि इन सब का कसूरवार कौन है। अगर मुल्क में रोज़गार नहीं है तो रोज़गार किसने मुहैया करना है। लोग अगर बाहर जाने पर मजबूर हैं और ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जिसमें वो इस इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो जाते हैं तो फिर इसका कसूरवार सिर्फ हम इन एजेंट्स को ही ठहराएंगे या फिर असल कसूरवार की निशानदेही भी करेंगे। आज का बुनियादी सवाल भी इसी हवाले से होगा कि कश्ती हादसे का जिम्मेदार सिर्फ एजेंट्स को करार देना क्या दुरुस्त है या नहीं, असल कसूरवार कौन है, असल कसूरवार तक तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा या नहीं, या फिर जिस तरह से वज़ीर दिफा ने कहा कि ये 70 की दहाई से ये सिलसिला शुरू है तो अब भी हम अफसोस करेंगे और चुप हो जाएंगे और ये कहेंगे कि रोज़गार के मौके नहीं है इसलिए नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। यही सवाल हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सज्जाद तरीन साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहूँगी सर। आरिफ चौधरी साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुशामदीद। और गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे ही करना चाहूँगी, क्या कहते हैं आप, क्या कश्ती हादसे के जिम्मेदार और कसूरवार हम सिर्फ एजेंट्स को ही करार दे सकते हैं या फिर असल कसूरवार कोई और हैं? ये देखिए, पाकिस्तान में तो ये एक पुराना दस्तूर रहा है कि स्केप गोट ढूंढना और फिर बस खुश हो जाना, तसल्ली हो जानी दें क्योंकि हाँ जी ये इसका कसूर है और हादसा जितना बड़ा हो, साना जितना बड़ा हो और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी जाती है। सही ठीक है, माँ के सबसे प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो एजेंट ही है। वही जो है लोगों को वर्गलाता भी है, अपने पैसे भी कमाता है, कमीशन भी लेता है और ज्यादातर ऐसा भी होता है कि वो पैसे खा के बेचता भी नहीं है और फिर उसका भी एक नेटवर्क है, वो अकेला काम नहीं करता, उसके ऊपर भी तो बैठे होते हैं, फिर जो उसके बाहर के मुल्क हैं उधर भी उसके कॉन्टेक्ट होते हैं, वहां भी उसने पैसे देने होते हैं और यहाँ भी बटोरने होते हैं। एक बात तो ये है कि अब एक नेटवर्क है जिसमें एजेंट जो यह है एक प्रिंसिपल मोरा है जो ये काम करता है और वो ये भिजवाता है। अब आगे जो है कि जी वो किस में भिजवा रहा है, ट्रॉलर में, बोट में, क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ पर भी मजबूरी है, उसको भी अपनी मजबूरी है, वो भी अपने जो है ना रोजगार उसको तलाश है, उसको एक मुफ्त के आराम से पैसे मिल रहे हैं। यहाँ जो है जैसे आपने खुद जिक्र किया कि जी यहाँ पर रोजगार के मौके नहीं है, ये पुरानी एक दासा ह्यूमन स्मगलिंग जो है बहुत अरसे से हो रही है। पहले वीजा के जरिए होती थी, उसमें बड़ा फ्रॉड होता था। अब ये जो है जैसे आपने बताया कि 70 की दिहाई से ये आज तक किस्सा चल रहा है ना, और ये हजारों बार जो है इस तरह के हादसा भी हुए, फ्रॉड भी हुए, लेकिन इसका सजवाब आज तक ढूंढा गया, बस सिर्फ अफसोस कर दिया। आज भी अफसोस किया जो अशराफिया तो सिर्फ करते हैं, ये तो उनका होते हैं कि जी यहाँ बड़ा जुल्म हो गया, गरीब है, फलाना ये है, लेकिन गरीबों काम उनसे आज तक नहीं किया तो उनके लिए कोई आसानियां पैदा हो ताकि वो मजबूरी ना हो कि इस तरह के काम करें। अब ये देखें, ये जो आज बेचारे वहाँ वो जो है वो किस तरीके से वो गए होंगे, कहाँ से उन्होंने पैसे जमा किए होंगे, वो तो खुद इतने गरीब और मजबूर थे, जमीनें बेची होंगी, कर्जे लिए होंगे और वो फिर गए होंगे। और फिर ये है कि आप वो देखें उस लॉन्च की कैपेसिटी क्या थी और उसमें डाले गए जानवरों से भी बदतर।
तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो अमेरिकन जो अफ्रीका से जो उठाते थे, शायद ये उनसे भी बदतर काम है। उनके बड़े बड़े जहाज होते थे, तो उसमें चलो कम से कम कोई जगह होती थी। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आरिफ चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, क्या समझते हैं आप, क्या डंकी की रोकथाम के लिए कानून साजी की गई है या की जानी चाहिए? और अगर कोई कानून है तो फिर वो लाए अमल क्यों नहीं हमारे सामने आता? हमें जो है कुछ अरसे बाद कुछ ऐसी इत्तलात मौसूल होती हैं कि डंकी के जरिए लोग गए, इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो गए, कुछ अफराद डूब गए, कोई कश्ती हादसा पेश आ गया। आखिर इसकी रोकथाम कब होगी? बहुत शुक्रिया। बात सीधी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके लिए कवानीन तो मौजूद है, और एजेंट्स वगैरह की जो बात कर रहे हैं, ये एजेंट्स कोई कानूनी तरीके से तो ये काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सारे का सारा मामला बुनियादी तौर पर FIA और उन इदारों की जिम्मेदारी जिनकी है, वो अपने आप को इससे बिल्कुल पहलुतरी कर रहे हैं। और हुकूमत जो है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी उसकी है कि हुकूमत स्मगलिंग को रोके। लोगों ने अगर बाहर पर जाना है रोजगार के लिए तो उसका तरीकेकार तो बड़ा वाज़ेह है। उसके लिए तो आपको वहाँ से जो डिमांड आती है तो आपके ऑथोराइज्ड एजेंट्स जो है वो हर चीज़ को कंफर्म करके फिर प्रॉपर तरीकों से भेजते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि इस तरह की हमारी क्या बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर हुक्मरान हैं कि जो हर वाकया जो है उसको इस तरह की बात करते हैं कि जो यानी उस पर कोई जिम्मेदारी का अवसर नजर नहीं आता। लगता ही नहीं है कि उनका कोई इससे ताल्लुक है। यानी इतनी बेरहमाना गुफ्तगू करते हैं और इस तरह इस चीज को वो गुफ्तगू करते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह है कि कानून भी मौजूद है, ठीक है, कानून पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो भूख अफलास और मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आती है। और जो वो हुकूमत वक्त 70 की दहाई से बात कर रही है, ये वो लोग हैं जो उस वक्त से पाकिस्तान की वस्तुशात के मालिक हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा की, ना ऐसे मौके लोगों को दिए कि जिससे लोग अपनी जिंदगी, और बल्कि लोगों का जो काम करने वाले लोग हैं उनका तो जीना इन्होंने दोपहर कर दिया है। आपको खुद अंदाजा है कि हमारे कैसे कैसे कीमती लोग, तो इससे पहले भी हमारी एक बहुत इंटरनेशनली एक्लेम्ड खिलाड़ी जो थी वो गई, इसी तरह समंदर में डूब गई और कश्ती की वजह से, और इलीगल स्मगलिंग में जा रही थी वो भी। और इसी तरह हमारे इतने इतने कीमती लोग जाया हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि लोगों को यहाँ रास्ता नहीं मिलता। हर शख्स जो है, नौजवान जो है, उनके साथ वो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि वो बिल्कुल आज पिछले ये जो साल 1.5 साल गुजरा है इसमें तो इतना एक्सोडस हुआ है। ठीक है आरिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सजाद तरीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एडिशनल डायरेक्टर FIA का कहना था कि गुज़श्ता साल हमने तकरीबन 19,000 अफराद को ऑफलोड किया था। जो एजेंट्स हैं वो कसूरवार हैं, वो लोगों को यहाँ से दुबई लेकर जाते हैं। इनकी रोकथाम कब मुमकिन होगी? देखें, मैं आपको अर्ज करूं, सूरत हाल ये है कि ये को पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये चंद डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, यहाँ से ही ज्यादा लोग जाते हैं। और वो जो एजेंट हजरात हैं वो यहाँ से हैं या मीरपुर से हैं, मीरपुर आजाद कश्मीर के। ये पूरा एक नेटवर्क है। और मुझे याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में अमेरिका ने इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था, और जब यहाँ इंक्वायरियां शुरू हुई तो पता चला कि वजीर दाखिला तक लोग जो हैं वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो इदारे हैं वो इदारे काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। जब वजीर दाखिला जो है वो ये कहे कि मेरे इलाके के एजेंट्स हैं और इनको छोड़ दिया जाए, इन पे एक्शन ना किया जाए, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि ये काम मामला रुकेगा? ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और अफलास बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान जो है वो एक सरमायादाराना मुल्क की नजर हो गया है, सरमायादाराना निजाम की नजर हो गया है ये मुल्क। और यहाँ एक तबके पास बहुत पैसा है, दूसरा तबका जो है वो देखता है कि इनके पास पैसा है, फिर वो अपने पैसा हासिल करने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। पाकिस्तान में लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है, यहाँ निजाम तालीम ठीक नहीं है, यहाँ सेहत का निजाम ठीक नहीं है।
जिसकी वजह से ये लोग जाते हैं। लेकिन ये तमाम जिम्मेदारी एजेंट्स पर नहीं आती, ये उन इदारों पर आती है जिन इदारों का ये काम है कि वो इनको रोकें कि ये कौन से लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर हमारे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हमारे लोगों को लेके जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नया काम है, ये काम जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में थे उस जमाने में बहुत अरूज पे गया, क्योंकि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के वो लोग थे जो इक़्तिदार में थे और बहुत ज्यादा वो ताकतवर लोग थे, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के एजेंट्स और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लोग ही ज्यादा बाहर गए हैं। ठीक हो गया सजातुद्दीन साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं कि हमारे नाज़रीन को क्या लगता है, क्या यूनान कश्ती हादसे का जिम्मेदार सिर्फ एजेंट्स को करार देना दुरुस्त है? सिर्फ 28% को लगता है कि जी हाँ, इसका जिम्मेदार और कसूरवार सिर्फ एजेंट्स है, जबकि 72% ऐसा मानते हैं कि सिर्फ एजेंट्स कसूरवार नहीं है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि माली साल 2023-24 के बजट पर हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान और कुछ दीगर मामलात भी बताए जा रहे हैं कि उनकी वजह से हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्म होने लगी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को मुतमईन करने के लिए इजलास भी तलब कर लिया है। इसी ज़िमन में आपको मज़ीद बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अवामी जलसे से खिताब में कहा कि जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते उनकी पार्टी बजट को वोट नहीं देगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म ने बजट में सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए फ़ंड्स रखने की ताकीद की थी और इसका वादा भी किया था, जबकि उनकी काबीना के कुछ अरकान इन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी के हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बजट से मुतालिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान का रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि इत्तेहादी जमातों को सियासी जलसों में तनकीद करने के बजाय काबीना में हुकूमती फ़ैसलों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को हमेशा साथ रखा और हुकूमत का मकसद हमेशा इत्तफ़ाक़ राय के बाद फ़ैसले करना था। अगर ऐसी बात थी तो फिर ये इख्तलाफात क्यों जन्म लेने लगे हैं? क्यों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब इत्तेहादियों को मुतमईन करने के लिए इजलास तलब कर रहे हैं? इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने मेहमानों से और जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है। जी सजातुद्दीन साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी गुफ्तगू का। क्या समझते हैं आप, क्या हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान अब जो ये इख्तलाफात की खबरें गर्म हो रही हैं, इनका इत्तेहाद अब ख़त्म होने को है? नहीं है, ये अपना टाइम पूरा करेंगे। ये असम्बली जो है ना, ये अपना टाइम पूरा करेगी, उसके बाद ये असम्बली खत्म होगी, क्योंकि अब इलेक्शन सर पर हैं। तो इन्होंने अपने आमने सामने इलेक्शन लड़ना है। हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, तो हर पार्टी जब अवाम के पास जाएगी तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। ये कोई ऐसे इख्तलाफात की बात नहीं है, और ना कोई ऐसी बात है कि कोई हुकूमत इत्तेहाद से को अलहदा हो रहे हैं या हुकूमत को गिरने वाली, ऐसी कोई बात नहीं है। सजातुद्दीन साहब, कुछ खबरें तो ऐसी आ रही थी कि पीडीएम सीट एडजस्टमेंट करेगी आपस में, लेकिन अब तो पीडीएम में ही टूट फूट का शिकार हो रही है पीडीएम। अब ये खबरें और इख्तलाफात जो हैं वो ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। नहीं, देखें, ये जो है ना आपका जो सवाल है ना, ये मेरे ख्याल में जरा दुरुस्त नहीं है। पहले आप ये देखें, पीडीएम में पीपल्स पार्टी नहीं है, शामिल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। एएनपी जो है वो भी पीडीएम में नहीं है, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट भी होगी इनके दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर। कहीं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो है कमजोर होंगे वहां पर नून लीग को सपोर्ट करेंगे, ये एडजस्टमेंट करेंगे, और इस हवाले से पसे पर्दा बातचीत इनके दरमियान हो रही है। टॉप लीडरशिप जो है वो ये चीजें हल्का वाइज ये चीजों को देख रही है। ये इनके दरमियान इख्तलाफात बिल्कुल होंगे और ये हंगामा भी करेंगे, और एक मतलब क्योंकि अब इलेक्शन का बाजार आगे गर्म होने वाला है, तो ऐसे तो नहीं हो सकते ना कि इलेक्शन में और ये एक दूसरे के साथ हैं कि नहीं जी हम साथ हैं, फिर तो अवाम उठा के इनको बाहर फेंक देगी। ये एक दूसरे के इख्तलाफात भी नजर आएंगे, ये एक दूसरे की पॉलिसियों पर भी तनकीद करेंगे, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और जब ये इलेक्शन में जाएंगे ये एक दूसरे पे शदीद तनकीद भी करेंगे, लेकिन चीज एडजस्टमेंट भी होगी। ठीक हो गया सजातुद्दीन साहब, आपका पॉइंट आ गया है। आसिफ साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से बजट पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, कुछ तनकीदी निशाने बनाए जा रहे हैं, तनकीदी जुमले की बरसात हो रही है, तो अब आप मुस्तकबिल कैसा देखते हैं हुकूमती इत्तेहादी जमातों का आपस में? क्या रवैया ये ठीक है या फिर इसमें मजीद बिगाड़ हो सकता है? देखिए, अगर हम अपनी पॉलिटिकल तारीख देखें और पॉलिटिकल ये शुरू दिन से के वक्त से आप लें,
मूवमेंट लें और फिर अभी पीडीएम, ये वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरीके के हालात होते हैं उसके लिहाज से ये तमाम अपोजिशन पार्टीज मिल बैठती हैं, क्योंकि उसके बगैर जो है ना वो मिलिट्री डिक्टेटर को हटा सकती हैं, ना वो जो गवर्नमेंट इन पावर है उनको हटा सकती हैं। तो ये जो मजबूरी के तौर पे 2019 में जब ये मारे मौजूद में आई, तो उस वक्त जो है इनको पता था कि इनका भी फ्यूचर खत्म है। जिस तरीके से नैब उनके पीछे पड़ी हुई थी, कोर्ट उनके पीछे, कि इनका तो फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा, हमें इकट्ठा होकर मुकाबला करना है। तो उस वजह से तमाम की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, 13 ये जमातें थी इकट्ठी हो गई, और वो करते करते हर एक का अपना था, लेकिन आपस में इनका इत्तेफाक क्यों रहा कि ऑब्जेक्टिव एक था कि इन्होंने पीटीआई को गिराना है। अब वो ऑब्जेक्टिव जब इन्होंने अभी अकम्प्लिश कर लिया है, तो फिर अभी तो उन्होंने आस्ता आस्ता अपनी तरफ जाना, खासकर जबकि अब इलेक्शन का पता चल गया है कि अगस्त में डेफिनेटली ये हो जाएंगे, तो जिस तरीके से नजर आ रहा है, और ये अगस्त में डिसॉल्व हो जाएंगी असेंबलियां। इन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी करना है, अपना अपना नैरेटिव भी ये बनाना है। तो जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो तो PMLN है और या पीपल पार्टी है। पीपल पार्टी ने तो पीडीएम बनाई थी, इसी ने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कलीदी रोल प्ले किया था। अब वो जो है कह रही है कि मैं रीजनल पार्टी से दोबारा जो है ना नेशनल पार्टी बनना चाहती हूँ, उसने आना है इधर पंजाब में। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आरिफ चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे बजट के हवाले से ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि बेसिक हमारी जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बजट पर तमाम इत्तेहादी ग्रुपों में जो है वो नजर आ रहा है कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को। तो आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों बजट पे तमाम जो है वो इत्तेहादी जमातें इस वक्त मुत्तफिक नहीं है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इंतखाब में जाना है तो उससे पहले जो बुराइयां हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और पे डालनी है, और जो अच्छाइयां हैं वो अपने खाते में लेनी है, ये असूल होता है। लेकिन जहां तक इस इत्तेहाद का ताल्लुक है, ये इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर ये समझता था, क्योंकि इनका आपस में जो इकट्ठ था वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ था। अभी तक ये इस गलतफहमी में और खुशफहमी में है कि इमरान खान खत्म हो चुका है, और अब बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी जो है उसने लेना है, उसके पास मुस्लिम लीग नून को देने के लिए कुछ नहीं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में है, वहां मुस्लिम लीग नून को वो कुछ दे नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में, और यहाँ बाकायदा हिस्सा लेना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो पीपल्स पार्टी को अगर वो हिस्सा देंगे तो अपनी उनकी हैसियत और साख जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और इनके पास तो उस तरह की गुंजाइश भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो चीज़ जो इनको इकट्ठा करने वाली थी, कॉमन कॉज थी, वो खत्म हो गई, तो ये लोग आपस में बिल्कुल, अदरवाइज इनके कोई मामला ठीक नहीं है। यानी कि आरिफ चौधरी साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी? पीपल्स पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करे या मुस्लिम लीग नून करे, ये तो कुछ पता नहीं है। उसकी वजह ये, लेकिन आपस में ये इकट्ठे नहीं रहेंगे इलेक्शन के दरमियान, ये मामला इनके बहुत ज्यादा आगे बिगड़ेंगे। इस तरह इकट्ठे चलते हुए ये नजर नहीं आ रहा है। ठीक हो गया आरिफ साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। ज़रा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं कि हमारी पब्लिक को क्या लगता है, हुकूमती इत्तेहाद की सियासी जलसों में एक दूसरे पर तनकीद सामने आ रही है, क्या हुकूमती इत्तेहाद ख़त्म होने जा रहा है? 70% को ऐसा लगता है कि जी हाँ, हुकूमती इत्तेहाद और PDM का इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, जबकि 30% को ऐसा नहीं लगता है। ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत मईशत की खस्ता हाली की बातें कर रही है, बातें यहाँ तक सामने आ रही हैं कि मुल्क चलाने के पैसे नहीं हैं, तो दूसरी जानिब सरकारी मरातों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चेयरमैन सेनेट की। सरकारी मरात में गैर मामूली इजाफा सुनने में आ रहा है, और इसकी तफसीलात जो सामने आई हैं उसके मुताबिक ख़ानदान के दीगर अफराद को भी ढेरों सहूलियात मैसर आ सकेंगी। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के साथ अब अहले खाना भी निजी इलाज की सहूलियात हासिल कर सकेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट की रिहाइश गाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए महीना कर दिया गया है। इसके साथ साथ दीगर मराद भी उन्हें हासिल होंगी। इसी टॉपिक को अगर हम मजीद डिस्कस करना चाहें तो मैं अपने मेहमानों से सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगी। सजातीन साहब, आगाज़ आपसे करूँगी कि हुकूमत एक जानिब मईशत की खस्ता हाली का रोना रो रही है, दूसरी जानिब ये गैर मामूली इजाफा
सरकारी मराहत में देना, आपको कहाँ से ये जस्टिफाई लग रहा है? देखिए, मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं एक जुमला जरा कहना चाहता हूं कि ब्रेक से पहले बात हो रही थी। देखें, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई जब तक पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई मौजूद है, भुट्टोइज्म मौजूद है। भुट्टोइज्म खत्म नहीं हो सकता। ठीक हो गया। ये कहीं भी, ये लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भुट्टोइज्म मौजूद रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो आपने बात की, देखें, ये हुक्मरान तबका जो है, ये पाकिस्तान को, असल में ये हुक्मरान तबका कोई भी हो, ये सारे हुक्मरान तबका जो है, सारी पार्टियों के लोग, इसमें हमारे जो मौजूदा और साहब जो अस्करी क़यादत है उनके लोग, ये तमाम लोग, ये एक तबका है। ये अपनी मराहत के लिए इजाफा भी करते हैं, अपनी मराहत बढ़ाने के लिए रातों रात कानून भी बना लेते हैं और अपने लिए सब कुछ हो जाता है। जितनी मराहत चेयरमैन सेनेट या दीगर लोगों को मिल रही है, क्या कोई सोच सकता है जो राजनपुर में बैठा हुआ है, जो नवाबशाह में बैठा हुआ है, जो बदीन में बैठा हुआ है, जिसको अस्पताल से दवाइयां नहीं मिलती, ये कितनी उसके लिए दवाइयां खरीदी जा सकती हैं इनकी मराहत से? सर, अस्पताल से दवाइयां क्या, अस्पताल भी मैसर नहीं है। मैं याद करूं ना कि ये लोगों की सूरत हाल ये हो गई है, लेकिन अपने लिए ये अपनी मराहत में ये इजाफा कर रहे हैं। महंगाई इनको महसूस होती है, इनको महसूस महंगाई होती है, महंगाई। और जो हमारे जनूबी पंजाब में और जो सिंध में 1000 और 500 रुपए और 800 रुपए पे जो आदमी मजदूरी पे काम कर रहे हैं, उसकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? उसकी तरफ को कौन तवज्जो देगा? ये ऑलरेडी ये अरबपति लोग हैं, ये खरबपति लोग हैं, सर आपका करते हैं। सर, आपका पॉइंट आ गया है। जिस तरह से हमने सवाल पुट किया, आपका मानना है ये दुरुस्त अमल नहीं है। आसिफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये अमल दुरुस्त है कि सरकारी मराहत में बेजा इजाफा? नहीं जी, कौन इस पे कौन कहेगा कि जी? मैं ये कहता हूँ, देख लें, ये पॉलिटिकल हुकूमत है या मिलिट्री हुकूमत है, ये हर चीज पे एतराज करेंगे। कोई बिल नहीं पास होगा जहाँ, चाहे बेशक बड़ी से बड़ी क्राइसिस होगी, लेकिन जब वो उनकी अपनी सहूलियात और अपनी मराहत की बात आएगी, अपनी तनख्वाहों का इजाफा होगा, तो तमाम उस पर एग्री करेंगे, कोई डिसएग्री नहीं करेगा। एक वोट भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं, ये हमें नहीं करने चाहिए, मुल्क के ऐसे हालात हैं। आज के जो जिस तरीके से मखदूश हालात हैं पाकिस्तान के, तो शायद इस तरह के मखदूश हालात हो ही नहीं। ये बजट जिस तरीके से हमने पास किया है, हर चीज कर्जे में डूबी हुई है, डेफिसिट बैलेंस है, हर चीज जो है ना, आपका डेट जो है ना पहाड़ जैसा हुआ है, डेट सर्विसिंग है, तो उसमें तो पाई हमने बचाना है, और फिर भी पता नहीं हम इस दलदल से निकलते हैं या नहीं निकलते। तो आप ये मराहत की और इंक्रीज की ये बात कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा एक ये मजाक है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खासकर जबकि ऐलान बड़े किए गए थे कि हम बड़ी ऑस्टेरिटी ड्राइव करेंगे, सिंप्लिसिटी लाएंगे, पैसे को ये बचाएंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव हुई, ना हमने कोई देखा कि जी किसी जगह पे भी जो आपके शाह खर्चियाँ हैं वो कम हुई हैं, वो उसी तरीके से जारी और सारी है। बाहर के टूर जो हैं वो भी उसी तरह के जारी और सारी हैं, कोई कमी नहीं आई। तो ये जो अभी आपने सेनेट चेयरमैन, अभी आप पीएम हाउस के देख लें, प्रेसिडेंट हाउस की ले लें, अपने जजेस दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। सर, आपका पॉइंट भी आ गया। आरिफ चौधरी साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, क्या समझते हैं आप, क्या हुक्मरान अपने जाती फायदे के लिए इक्तदार में आते हैं? जिनके बारे में कहा गया था कि ये पार्लियामेंट जो है ये रिच मैन्स क्लब है, और रिच मैन्स क्लब जो है वो सिर्फ अपनी मुफादात और अपनी मुराद के लिए कानून साजी करती है। जब से ये हुकूमत आई है, आपने देखा होगा कि कोई एक कानून अवामुन नास के लिए नहीं बना। तमाम के तमाम कवानीन या इन्हें अपनी करप्शन से निकालने के लिए, या इनके इख्तियारात को इतना बढ़ाने के लिए, और अदालतों को इतना इंटिमिडेट करने के लिए कि कोई इनको सवाल ना कर सके। वरना जितनी शर्मनाक कारकर्दगी इस हुकूमत की है, और इतना बड़ा भोंडा मजाक इस हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किया है कि पहले दिन से डिफॉल्ट की बातें हम सुनते आ रहे हैं, और उसके साथ साथ अखराजात बेग था, मुराआत बेग था, फौज जफर मौज आपने वज़रा की रखी हुई है। दौरे आज जिस तरह मेरे साथियों ने फरमाया, दौरे पूरी दुनिया के हो रहे हैं और अपने तमाम खानदान को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी तकदीर इस तरह के लोगों के हाथों में है जो मस्खरे भी है और पाकिस्तान के साथ और अवाम उन्नास के साथ मजाक भी मुसलसल कर रहे हैं। ठीक हो गया आरिफ चौधरी साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। पब्लिक पोल की जल्दी से बात कर लेते हैं। चेयरमैन सेनेट की मराहत में गैर मामूली इजाफा क्या दुरुस्त अमल है या नहीं? सिर्फ 5% को लगता है कि ये दुरुस्त अमल है, जबकि 95% को लगता है कि ये दुरुस्त अमल नहीं है।
अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।